हेलो एवरीवन, माय नेम इज भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी सोनी सेंटर फॉर एक्सीलेंस। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी तक हमारा खत्म हो गया है। ओके, थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। मैग्नेटिज्म कोई नई चीज़ नहीं है ह्यूमंस के लिए। एज ह्यूमंस बहुत टाइम से हम मैग्नेटिज्म के बारे में जानते हैं। एटलीस्ट 2 मिलेनिया से 2000 ईयर्स से भी पहले से हम मैग्नेटिज्म के बारे में जानते हैं। बहुत नेचुरल चीज़ है। कई जगह में देखने को मिलती है। बेसिकली क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइप का मटेरियल होता है, आयरन का ओर, Fe2O3, जिसे हम नॉर्मली मैग्नेट बोलते हैं। परमानेंट मैग्नेट्स की कैटेगरी में आता है वो खुद से अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्रिएट करता है, जनरेट करता है। अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है विदाउट कॉन्टैक्ट। और दूसरे कुछ स्पेसिफिक मेटल्स को वो अट्रैक्ट करता है, उनके साथ हमेशा अट्रैक्शन होता है, रिपल्शन नहीं होता। तो ये चीज़ हम बहुत पहले से देखते हैं एटलीस्ट। और इसके बारे में हिस्टोरिकली, इसके बारे में एक स्टोरी ये भी है कि अराउंड 2 मिलेनिया बैक्स, 2000 साल से 2000 साल पहले के आसपास, ग्रीक के आसपास यूरोप में एक जगह थी जिसका नाम था एशिया माइनर। वहाँ पे एक इलाका था मैग्नीजिया। तो वहाँ पे लोगों ने क्या देखा, उससे पहले ये ऑफिशियली मैग्नेटिज्म वर्ड फॉर्म नहीं हुआ था। उस टाइम पे जो वहाँ पे पहाड़ों पे शेफर्ड लोग भेड़ें चराते थे अपनी, उन्होंने नोटिस करते थे कि उनकी खुर जो होते हैं भेड़ों के, वो कई बार ऐसा होता था उन माउंटेन्स पे चलते चलते वो उनके खुरों पे कुछ मेटेलिक पीसेस, स्टोन पीसेस चिपक जाते थे। उस टाइम पे हमें इतनी नॉलेज नहीं थी इन सारी चीज़ों के बारे में। मेटल्स के बारे में पता था, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पता था हमें चीज़ों के बारे में। तो वहाँ पे लोगों को पहली बार दिखा था कि ऐसा कुछ फिनोमेना है। बाद में एक्सप्लेनेशन उसकी आई थी। तो हमें पता तो बहुत टाइम से है, लेकिन मैग्नेटिज्म हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी डीप मिस्ट्री। अभी तक भी हम मैग्नेटिज्म के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जान पाए हैं। वो भी चीज़ें चल रही हैं, एक्सप्लेनेशन आती रहती हैं, लेकिन उस टाइम तक तो हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। और काफ़ी टाइम तक हम ये अज्यूम करके चलते रहे थे कि मैग्नेटिज्म एक इंडिविजुअल यूनिक नेचुरल फिनोमेना है। ये एक अलग फिनोमेना है, इसका बाकी सबसे कोई कनेक्शन नहीं है। अलग कुछ हो रहा है, किसी चीज़ की वजह से हो रहा है। हमने बेसिकली एक्सप्लेनेशन उसकी कोई तब तक नहीं बनाई हुई थी। तो वैसे ही मैग्नेटिज्म चलता रहा। कब तक चलता रहा? अराउंड 19th सेंचुरी के आसपास तक, अर्ली 19th सेंचुरी तक हम मैग्नेटिज्म के बारे में ये सारी चीज़ें जानते थे। और कुछ हमने और प्रॉपर्टीज मैग्नेटिज्म की एक्सप्लोर करी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गए थे। इसमें रेवोल्यूशन तब आया अर्ली 19th सेंचुरी में, अराउंड 1820 के आसपास, जब एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट किया एक साइंटिस्ट ने, जिसके बारे में आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। अर्नेस्ट ऑस्टेड, ऑस्टेड के नाम से एक्सपेरिमेंट है। ऑस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, एंड दैट एक्सपेरिमेंट शोड दैट करंट causes some magnetic phenomena, current causes some magnetic phenomena। वो वहाँ पे उसने बेसिकली शो किया था कि एक करंट कैरिंग वायर के आसपास अगर मैग्नेटिक नीडल लेके जाते हो आप, तो मैग्नेटिक नीडल टिल्ट हो जाती है, डेविएट हो जाती है। मैग्नेटिक नीडल तभी डेविएट हो सकती है, वो सिर्फ एक ही तरीके से डेविएट हो सकती है, बाय मैग्नेटिक फोर्स। इसका मतलब दैट करंट इज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो वहाँ से इसमें और ज़्यादा मिस्ट्रीज एक्सप्लोर होना स्टार्ट हुई। वहाँ से हमें पहली बार पता चला कि देर इज सम कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दैट वी हैव नो आइडिया अबाउट। और वहाँ से फिर हमने और थ्योरीज बनाना स्टार्ट किया। एक बहुत फेमस साइंटिस्ट ने उसी टाइम के बाद में बहुत डीप थ्योरीज इसके बारे में हमें बताई, माइकल फेराडे। और उसके बाद जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने उसको मैथमेटिकली और डिटेल में समझाया। तब जाके हमें बहुत सारी डिटेल्स की पता चली, मैग्नेटिज्म फिनोमेना कैसे काम करता है और क्या कनेक्शन है उसका इलेक्ट्रिक फिनोमेना से, इलेक्ट्रिसिटी से। और तो वो अभी तक चल रहा है। तो मैं आपको उसका बेसिक बता देता हूँ। ये पहले भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये सारा फिनोमेना कॉज हो रहा है सिर्फ एक सिंपल स्केलर प्रॉपर्टी की वजह से, दैट इज चार्ज। मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टार्टिंग में बताया था कि चार्ज से ही सारी चीजें ये होती हैं। कौन कौन सी चीजें? अगर चार्ज रेस्ट में है, मोशन में नहीं है, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना जनरेट करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना होते हैं उसकी वजह से। अगर वो मोशन में है, मोशन दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो करंट प्रोड्यूस करेगा, करंट के फिनोमेना, करंट इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमेना जनरेट होंगे। और वो मैग्नेटिक फिनोमेना जनरेट करेगा, मैग्नेटिज्म भी जनरेट होगा। और अगर वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन से, यानी एक्सेलरेटेड मोशन से मूव कर रहा है, तो वहां पे मैग्नेटिज्म भी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी फिनोमेना भी होगा। और इसके साथ साथ वो फोटॉन्स को भी क्रिएट करेगा, यानी लाइट को भी क्रिएट करेगा। एज यू ऑल नो, लाइट इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यानी वो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से ही
जो एनर्जी बनती है उसको हम फोटोन बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पल्सेस, मैग्नेटिक पल्सेस मिलके कंबाइन एक पल्स बनाती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बनाती है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, तो एक वेव बनती है। उसके बारे में आगे हम, उसका चैप्टर आएगा अलग से, उसके बारे में बात करेंगे। तो वो वेव क्रिएट होती है चार्ज की एक्सेलरेशन की वजह से। तो आपके दिमाग में कभी ना कभी क्वेश्चन आया होगा कि लाइट के फोटॉन्स बनते कहाँ हैं, कौन सी यूनिवर्स में वो जगह है जहां पे लाइट के फोटॉन्स बन रहे हैं। तो लाइट के फोटॉन्स वहां पे बनते हैं जहां पे चार्ज एक्सेलरेट करता है। तो ये सारी लाइट की बात है, अभी मैं वहां पे नहीं जाऊंगा। हमारा मैग्नेटिज्म का मुद्दा है, तो हम मैग्नेटिज्म के बारे में ही बात करेंगे अभी। तो मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है वेन एवर देर इज अ मोशन इन चार्ज, वेन एवर अ चार्ज इज मूविंग। तो जब भी चार्ज मूव कर रहा है तो वहां पे मैग्नेटिक फिनोमेना जनरेट होते हैं। तो ये बेसिक है, चार्ज से क्या कनेक्शन है उसका, और चार्ज के मोशन करने से करंट क्रिएट होती है, इसलिए करंट का और मैग्नेटिज्म का डायरेक्ट कनेक्शन है। दोनों चीजें चार्ज के मोशन से क्रिएट हो रही हैं। तो दोनों चीजें एक ही सोर्स से दो टाइप निकल के आ रहे हैं, इसलिए वो इंटरकनेक्टेड हैं, है ना, इसलिए वो एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिज्म चैप्टर का नाम है हमारे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो मैं जो जो इसकी बेसिक थियरी है वो मैं आपको बता दी है। पहला चीज इसमें हम बात करेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में, और स्पेसिफिकली मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज, ठीक है। सपोज ये कोई चार्ज है हमारे पास, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, वो सपोज इस डायरेक्शन में काम कर रही है 90 डिग्री पर इसके साथ में, या कोई 90 डिग्री नहीं लेते, कोई और रैंडम एंगल ले लेते हैं। सपोज इस डायरेक्शन में काम कर रही है, ये थीटा एंगल है दोनों के बीच का। तो इस पर एक फोर्स लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो भी मैं शो करूंगा। पहले मैं यहाँ पे सिर्फ ये फोर्स लिख देता हूँ, एफ बी। ये बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड जैसे ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड, या और एक्यूरेटली बोलो तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और इसके दो नाम और होते हैं, वो कंफ्यूज करेंगे आपको आगे, इसलिए मैं यहीं पे बता रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, इसका एक नाम है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, क्योंकि इंडक्शन की वजह से क्रिएट होती है, इंड्यूस होती है। और इसका एक और नाम है, वो भी यूज होता है, फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी वो बहुत सिंपल मैथमेटिकल उसका रीजन है उसको ये बोलने का। आपने फ्लक्स पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड में, फ्लक्स का फॉर्मूला था E इंटू ए। तो E निकालोगे तो फाई अपॉन ए आ जाएगा, ऐसे आप B निकालोगे तो फाई बी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया आ जाएगा। तो इसलिए इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं, फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो यहां से इसका ये नाम आया। तो तीन नाम है इसके बेसिकली बी के। इसको साइड में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जगह पे स्टार बना के आप नोट कर सकते हो। बी को हम मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं इन जनरल, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोलते हैं, और फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं। तो हमारे पास ये एक अरेंजमेंट दिया हुआ है, चार्ज है जो वी वेलोसिटी से पर्टिकुलर डायरेक्शन में जैसे शो किया है उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इस एरिया में लगी हुई है जिसकी डायरेक्शन मैंने शो करी हुई है, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, चार्ज है क्यू, और उस पर फोर्स लगेगा एफ बी। वो हमें एफ बी देखना है क्या होगा, तो एफ बी की बात करनी है हमें। ओके। तो यहाँ पे जो एफ बी फोर्स लगता है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 लिखना चाहो तो लिखो, वरना शॉर्ट में कर लेते हैं। तो चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज्यादा चार्ज है उतना ज्यादा फोर्स होगा। दूसरा, वो स्पीड पर डिपेंड करता है, स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज्यादा स्पीड होगी चार्ज की उतना ज्यादा फोर्स क्रिएट होगा, फोर्स लगेगा उस पर। और तीसरा, वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है, कितनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है, जितनी स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगी उतना ही ज्यादा फोर्स लगेगा। और तीसरा चौथा इसके साथ साथ ये इस पे भी डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड और जो स्पीड है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कहां पर है, उन दोनों के बीच में एंगल कितना है, और उसका स्पेसिफिकली साइन, साइन ऑफ थीटा, ये इस पे भी डिपेंड करता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड वी। मैं जो बोल रहा हूं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको लिखने चाहिए, मैं बार बार बता नहीं सकता कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको दिख रहे हैं इसमें वो लिखने पड़ेंगे। तो थीटा, जैसे मैंने बोला, थीटा यहाँ पे इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी, तो वो आपको लिखना है, उसके बीच का एंगल है। और ये एफ बी जो है वो मैग्नेटिक फोर्स है, और वो इन चार चीजों पर डिपेंड करता है। इन सबको कंबाइन कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ बी प्रोपोर्शनल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट आना चाहिए, वो कांस्टेंट यहाँ पे होता है 1, वो कांस्टेंट यहाँ पे होता है 1। तो ये फॉर्मूला बन गया क्यू वी बी साइन थीटा। अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखो तो एफ बी वेक्टर इक्वल्स टू क्यू, चार्ज स्केलर क्वांटिटी है तो वो इंक्लूड नहीं होगी, वो ऐसी रहेगी।
वी भी साइन थीटा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट हो रहा है और साइन थीटा आ रहा है, तो साइन थीटा कौन से प्रोडक्ट में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में। 11th क्लास में वेक्टर में पढ़ा हुआ हमने, तो ये पर्टिकुलरली होता है वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। तो ये फॉर्मूला है मैग्नेटिक फोर्स का, और ये स्केलर फॉर्म में, करेक्ट। तो ये तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया मूविंग चार्ज के लिए। अब इसकी डायरेक्शन डायरेक्शन देखते हैं और इसे कंपेयर करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से। अगर इसी केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी होती इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो फोर्स का फॉर्मूला होता, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स का फॉर्मूला होता क्यू ई वेक्टर, क्यू ई वेक्टर। तो यहां से हमें क्लियरली दिख रहा है दैट इलेक्ट्रिक फोर्स इज डायरेक्टली इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होती है अगर चार्ज पॉजिटिव है तो, ठीक है। अगर चार्ज नेगेटिव है तो अपोजिट हो जाती है, यानी फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे, ठीक, और कोई एंगल बनने का चांस नहीं है, या पैरेलल या एंटी पैरेलल, और वहां पे ये रिलेशन आ रहा है। तो डायरेक्शन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की पता है कि इससे इजीली पता चलती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग या उसके अपोजिट होनी चाहिए, वहां से चेक करते हैं वो क्या हमें बता रहा है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट है वो क्रॉस प्रोडक्ट का है, क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़ा हुआ है। तो एफ बी की जो डायरेक्शन होगी विल बी सेम एज डायरेक्शन ऑफ वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। और हम जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट में जो आंसर आता है, वेक्टर आंसर आता है, वो जिनका हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया है वेक्टर्स का, उन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि एफ बी इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हमें यहाँ पे ये पता है कि ये वी वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। अब पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या है इसकी, तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट में एक रूल पढ़ा होगा डायरेक्शन निकालने का, क्रॉस प्रोडक्ट का एक रूल होता है वेक्टर की डायरेक्शन निकालने का, वो सेम रूल यहाँ पे लगेगा। तो डायरेक्शन का रूल क्या है वो मैं लिख देता हूं, डायरेक्शन का रूल, ठीक है। तो ये दो रूल्स हैं एक्चुअली, और पहला रूल है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, और इसी का दूसरा नाम है स्क्रू ड्राइवर रूल या स्क्रू रूल, स्क्रू ड्राइवर रूल या स्क्रू रूल। और दूसरा रूल है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। डायरेक्शन रूल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय दीज रूल्स। सारे रूल्स सेम ही डायरेक्शन बताते हैं, तो बस उनको देखने का, उनको कैलकुलेट करने का तरीका डिफरेंट है। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आ गया। अभी मैं इन रूल्स के बारे में आपको बताता हूँ। ये रूल्स आई एम श्योर आपने पढ़े हुए हैं कहीं ना कहीं। ये टेंथ क्लास में भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आता है, वहां पे पढ़ा होगा आपने। और वेक्टर्स में राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल ये आता है, वो भी आपने पढ़ा होगा। तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको, आपको डायग्राम इसका खुद बनाना है और इसको लिखना खुद है। मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल, तो थंब से समझते हैं पहले। राइट हैंड, पहले तो आपको पता होना चाहिए राइट हैंड कौन सा आपका। मेरा राइट हैंड ये है, अपना राइट हैंड देखो और इसको ऐसे शो करो। राइट हैंड को ऐसे अपनी फिंगर्स को कर्व करके ये ऐसे अपने शेप में लेके आओ राइट हैंड को। अब इसमें जो ये हमारी फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड शो करती हैं, जो हमारी फिंगर्स हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करती है, और ये जो हमारा थंब है वो करंट की डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, राइट हैंड, इसको राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड रूल भी बोल सकते हैं ऐसे सिंपली। तो अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड दिए तो उसके लिए रूल इतना लगेगा सिंपल। तो यहाँ पे ये कर्व, जो फिंगर्स का कर्व हो रहा है, फिंगर्स का जो कर्व हो रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड शो करता है, और ये जो हमारा थंब है वो करंट शो करता है। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हो। करंट अगर अगर करंट को आप ये कर्व से ले लोगे तो हमारा जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा, ठीक है। दोनों से हमारा कैलकुलेशन सही होती है। इसमें पर्टिकुलरली जो रूल लगेगा वो थंब रूल नहीं है, उसको सिर्फ राइट हैंड रूल बोलते हैं, राइट हैंड रूल बोलते हैं, ठीक है। थंब रूल एक जगह पे लगता है, मैं बताऊंगा वहां पे। चलो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। थंब रूल तब लगेगा जब सिर्फ हमारे पास करंट और मैग्नेटिक फील्ड है, सिर्फ करंट और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। स्क्रू रूल भी तभी लगता है जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड हो। यहाँ पे जो पर्टिकुलर रूल लगेगा उसको राइट हैंड रूल बोलते हैं, और ये उसी से कनेक्टेड है लेकिन थोड़ा अलग तरीके से बताया हुआ है। कैसे? राइट हैंड हमारा, ये राइट हैंड, यहाँ पे फिंगर्स जो हमारी हैं वो मैग्नेटिक फील्ड शो करेंगी, जैसे मैंने पहले बोला था।
लेकिन अभी ये स्ट्रेट रहेंगी, ये स्ट्रेट रहेंगी। तो फिंगर्स हमारी मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं, और ये थंब जो है हमारा वो मोशन को शो कर रहा है, स्पीड को शो कर रहा है, वेलोसिटी जिस तरफ है। और ये जो हमारे स्लैपिंग की डायरेक्शन है, जिससे आप स्लैप करोगे तो जिस डायरेक्शन में स्लैप करोगे उसकी जो डायरेक्शन है वो फोर्स को शो करेगी। आप थप्पड़ मारोगे, उस फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ये फोर्स की डायरेक्शन है स्लैप की, यानी पाम की डायरेक्शन जो है वो फोर्स की डायरेक्शन है। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें। तो यहाँ से अप्लाई करके देखो इसे। डायग्राम था हमारा, ये क्यू चार्ज वी इधर जा रहा है, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर कहीं है, थीटा ये इधर है, ठीक है। और फोर्स हमें देखना है। तो और साइन थीटा, हाँ हमने क्रॉस लिया हुआ है, क्रॉस लिया हुआ है, तो साइन थीटा को हटा के यहाँ पे आप सीधे इसको थीटा को 90 डिग्री मान सकते हो। ये 90 डिग्री के लिए अप्लाई होता है, तो 90 डिग्री लेंगे तो बी इधर आ जाएगा। हमने थीटा 90 डिग्री ले लिया मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए देख रहे हैं इसे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की डायरेक्शन में, फिंगर्स हमारी मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रही हैं, और जो थंब है वो वेलोसिटी को शो कर रहा है। तो जो पाम की डायरेक्शन है वो हमें फोर्स को शो करेगी, यानी फोर्स किधर होगा, आउट ऑफ द बोर्ड, फोर्स होगा आउट ऑफ द बोर्ड। ये है राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। दूसरा स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल, वो कैसे लगाएंगे? तो अब इसमें आप कोई भी एंगल पे भी लगा सकते हो इसे। सपोज ये v वेक्टर था, ये b वेक्टर है, और ये थीटा है, ये चार्ज रखा था q। तो राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल क्या बोलता है, कंफ्यूज मत होना इससे। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड रूल एक ही चीज शो कर रहा है, उसको दिखाने का तरीका अलग है। तो राइट हैंड रूल में हमारा जो हैंड बनता है उस टाइप से बनता है, राइट हैंड थंब रूल में इस टाइप से बनता है, दोनों से आंसर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रू रूल, स्क्रू ड्राइवर रूल बोलते हैं पूरा ऐसे। तो स्क्रू ड्राइवर रूल क्या बोलता है कि अगर आप स्क्रू है, आपके पास स्क्रू ड्राइवर है और आप उससे स्क्रू टाइट कर रहे हो, तो अगर आप स्क्रू ड्राइवर को क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू अंदर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू बाहर आएगा, है ना। स्क्रू को क्लॉकवाइज घुमाया स्क्रू ड्राइवर को तो स्क्रू अंदर गया, एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो बाहर आया। तो बेसिकली मतलब इसका सिर्फ आपको इतना याद रखना है, क्लॉकवाइज का मतलब इन, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आउट। क्लॉकवाइज मतलब इन, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउट, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, V क्रॉस B करना है हमें, V क्रॉस B। तो V से B की तरफ सर्कल बनाओगे, V से B की तरफ सर्कल, और चेक करोगे सर्कल कैसा बन रहा है। तो यहाँ पे चेक करो सर्कल कैसा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बन रहा है, V क्रॉस B करना है ना। और एंटी क्लॉकवाइज सर्कल का मतलब मैंने क्या बताया अभी, आउट। तो हमारे मैग्नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी, आउट ऑफ द बोर्ड। तो यहाँ पे इस केस में फोर्स की डायरेक्शन होगी आउट ऑफ द बोर्ड, और इसको इससे शो करते हैं, ये सिंबल है आउट ऑफ द बोर्ड का, और ये सिंबल है इन टू द बोर्ड। तो आपके केस में वो पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने राइट हैंड रूल बताया, और राइट हैंड थंब रूल, स्क्रू रूल सबसे हो गया। इनको आपको वर्ड्स में भी लिखना है जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, उसको ट्रांसलेट करके। अब नेक्स्ट है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अभी हमने सारे रूल्स राइट हैंड से किए थे, अब हमें लेफ्ट हैंड से करने हैं। अगर आप हैंड चेंज कर दोगे तो आंसर हमारा अपोजिट आएगा, ठीक है, तो उसमें दिक्कत हो जाएगी। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो लेफ्ट हैंड रूल में क्या करेंगे हम, थंब फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर, थंब फर्स्ट फिंगर एंड सेकंड फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख देंगे, जैसे एक्स वाई जेड एक्सेस होती हैं, एक्स वाई जेड एक्सेस की तरह इन्हें म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखेंगे। अब इसमें आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं याद रखने का, कंफ्यूजन ना हो, कंफ्यूजन बहुत होता है इसमें वरना। एफबीआई, एफबीआई का नाम सुना होगा, जैसे इंडिया में सीबीआई होती है वैसे अमेरिका में एफबीआई होती है, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। एफबीआई ऐसे याद रखो, एफ का मतलब फोर्स, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई का मतलब करंट, ठीक है। एफ फोर्स, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट। अब करंट किधर होगी, मोशन पे डिपेंड करता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी डायरेक्शन में करंट होगी, नेगेटिव है तो अपोजिट में होगी। तो जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो इस साइड में ही आएगी, है ना। तो वो जो करंट है हमारी वो मोशन शो करेगी। तो एफ बी आई ये हमें रूल लगाना है, यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसमें भी हमें 90 डिग्री लेना पड़ता है, तो जो थीटा है वो हमें 90 डिग्री लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अब लगाते हैं यहाँ पे, बी हमारा फर्स्ट फिंगर, ये बी हो गया। आई पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो वो करंट उसकी डायरेक्शन में होगी, तो आई की डायरेक्शन आगे की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन ये हो गई। फोर्स हमारा किधर आया, आउट ऑफ द बोर्ड, तो इससे भी सेम आ रहा है, आंसर आ रहा है आउट ऑफ द बोर्ड। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए हमारा जो आंसर आया वो आया आउट ऑफ द बोर्ड। जो हमने डायग्राम बनाया था स्टार्टिंग में उस केस के लिए, डायरेक्शन ऑफ एफ बी, डायरेक्शन ऑफ एफ बी आउट ऑफ द बोर्ड।
आउट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये मैंने आपको इसके रूल्स बता दिए डायरेक्शन निकालने के। राइट हैंड थंब रूल भी लिखना है, राइट हैंड रूल भी लिखना है, स्क्रू रूल भी लिखना है और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी लिखना है। और इनके बारे में डायग्राम आपको बुक से या नोट से मिल जाएगा, वो वहां से डायग्राम बना लेना, बहुत ईजी है डायग्राम बनाना भी वैसे। और जो मैंने बताया यहाँ पे थियरी, वो जैसे मैंने बोली उसको बस ट्रांसलेट करके 2-3 लाइन में लिखनी है, उससे ज़्यादा इसमें टाइम मत लगाना, 2-3 लाइन में बस इनकी थियरी लिख लेना। तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो एक बार रिपीट करना जो मैंने बोला है, वो सारे रूल्स आपको इजीली सब पता चल जाएंगे।